Hello everyone, welcome to EduX. Today's chapter will be life process excretion. Today we will see introduction to excretory system, significance of excretion, structures and functions related to the excretory system, then nephron, then artificial kidney. पहला जो टॉपिक आज हम लोग डील करने वाले वो है इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है उसको क्या बोलें, जितने भी बॉडी में हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स बन रहे हैं, नाइट्रोजिनस मटेरियल्स बन रहे हैं, उसका रिमूवल जिस प्रोसेस के थ्रू होगा उसको एक्सक्रीशन बोलेंगे। हमारी बॉडी में डेली यूरिन आउटपुट अगर देखना है तो दैट इज़ 1.5 लीटर्स पर डे। नॉर्मली हमारी बॉडी में 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन आर प्रोड्यूस्ड डेली। यूरिया जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे, यूरिया जो है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में, या ह्यूमंस के बॉडी में या मैमल्स में। डेली 170 लीटर्स जो ब्लड फ्लो है वो किडनी के थ्रू जाता है एंड देन वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और उसमें जो यूरिया और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है वो फिर छन के बाकी बॉडी में जाएंगे। जितने भी ब्लड है वो ब्लड सर्कुलेशन पहले किडनी में जाएगा, किडनी में जाने के बाद पूरा प्यूरिफाई होगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो किडनी में रह जाएंगे और बाकी जो ब्लड है वो वापस बॉडी में आ जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि ड्राई और हॉट सीजन में यूरिन का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो कम क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है वो थ्रू स्वेटिंग से बाहर निकलने लगता है, तो यूरिन इट्स नेचुरल कि जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन है वो रिड्यूस हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का क्या इम्पोर्टेंस है, एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है? हमारी बॉडी में डेली कुछ ना कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनता है। हमने देखा है लास्ट लेक्चर में सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन रहा है, जैसे CO2 बन रहा है या यूरिया बन रहा है या यूरिक एसिड बन रहा है या नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस बन रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालना है, हमारी बॉडी में रहेगा तो टॉक्सिन्स की तरह एक्ट करेगा, तो हमारी बॉडी को हार्म करेगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। फिर दूसरा है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है समस्थानिक। समस्थानिक उसका हिंदी में लिटरल मीनिंग क्या है? समस्थानिक है। और जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करके रखना, ये इसका तीसरा काम है। और जो हमारी बॉडी में पीएच है, पीएच का जो लेवल है, हमारी बॉडी में जो पीएच का लेवल है, ऑस्मोटिक प्रेशर है और स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करके रखना है। और हमारी बॉडी में चौथा जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करता है वो है एसिड और बेस को बैलेंस करके रखना। एसिड और बेस को कैसे बैलेंस करके रखेगा? जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स है, चाहे यूरिया हो गया या फिर कुछ और हो गया, तो वो क्या है, ज़्यादातर जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हमारी बॉडी का एसिडिक बेसिक जो बैलेंस है उसको बिगाड़ के रखते हैं, तो उसको रेगुलेट करने का भी ये काम करते हैं। फिर आते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम में। स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये रेड कलर का, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का जो ये दिख रहा है वो किडनी है, ये भी किडनी है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किडनी क्या होता है और किडनी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हेल्प करता है और फिर वो किस तरीके से ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो जो सबसे पहले हम लोग देखें द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर यूरिनरी सिस्टम जो है वो फॉलोइंग पार्ट से बना हुआ है। तो पहला क्या है? अ पेयर ऑफ किडनी। यहाँ पे बोल रहा है अ पेयर ऑफ किडनी, पेयर मतलब दो होंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में किडनी होगा और एक राइट साइड में किडनी होगा। फिर दूसरा है अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये भी पेयर में बोल रहा है, मतलब ये भी दो होंगे। तो यहाँ से लेफ्ट किडनी से जो निकलेगा ये यूरेटर यहाँ जाके ज्वाइन करेगा यूरिनरी ब्लैडर में, राइट किडनी से निकलेगा यूरेटर, फिर ये ज्वाइन करेगा यूरिनरी ब्लैडर में। तो दो यूरेटर होते हैं, लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर। फिर आएगा यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो
एक मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये स्टोर या कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये है यूरिनरी ब्लडर। और फोर्थ आएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ये है, यूरेथ्रा जो है एक तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। फर्स्ट आएगा किडनी। किडनीज आर पेयर्ड एंड मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग। मतलब ये पेयर में रहते हैं और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में। अगर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोला जाए तो वो किडनी ही होगा। और ये कहाँ पे लोकेटेड होगा, तो हम लोग अगर फ्रंट से देखें तो जनरली वो वर्टिब्रल कॉलम या फिर बोल सकते हैं बैक साइड या पोस्टीरियर वाल ऑफ पोस्टीरियर बॉडी वाल के वर्टिब्रल कॉलम में रहेगा। साइड बाय आइदर साइड में रहेगा, एक साइड लेफ्ट साइड में रहेगा, एक राइट साइड में रहेगा। ठीक है, तो उसका पोजीशन या लोकेशन हम लोग को पता चल गया। अब उसका शेप देखें तो ये बीन शेप्ड का होगा। बीन जो हम लोग खाते हैं सेम वही वाला बीन शेप का रहेगा और डार्क रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका कलर रेडिश डार्क ब्राउन कलर का है। और ये इसका अगर लेंथ देखें तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा और 6 सेंटीमीटर वाइड रहेगा। और थिकनेस अगर देखें तो 4 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो ब्लड फ्लो रहता है किडनी में आर्टरी, रीनल आर्टरी के थ्रू आता है और बाहर जो जाता है वो है रीनल वेन के थ्रू जाता है। ठीक है, ये किडनी हम लोग ने देख लिया। अब दूसरा है यूरेटर। यूरेटर जो है ये क्या है, थिन होता है, मस्कुलर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है। ये एक तरीके से एक्सक्रीटरी जो पदार्थ है या एक्सक्रीटरी जो मटेरियल्स है उसको किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाने का काम करता है। ये भी पेयर में रहते हैं और ये 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग रहते हैं। ये क्या करते हैं, यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाते हैं। फिर हम लोग थर्ड में देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर क्या रहता है, वो सिंगल रहता है। अभी तक हमने देखा किडनी वो भी पेयर में रहते हैं, यूरेटर वो भी पेयर में रहता है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर जो है वो सिंगल होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक मतलब कि वो जो भी स्ट्रक्चर जो खुद कुछ ना कुछ स्टोर कर सके। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि यूरिन स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि ये खाली नहीं हो जाता। फिर आएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है इट इज अ मेम्ब्रेनस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड लीड्स टू द एक्सटीरियर। मतलब ये क्या काम करेगा, ये कनाल की तरह कनाल है और ये यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर लेके जाएगा। जब भी हम लोग कुछ यूरिनरी सेंसेशन जो है वॉलेंटरीली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली नर्वस सिस्टम या हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो वहां से जैसे सिग्नल भेजेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर में सेंसेशन आएगा और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात आप लोग को समझ में। अब यहाँ पे आपकी बुक में कुछ वॉल्यूम्स दिए गए हैं, तो इसको हम लोग को कंपेरेटिवली ब्लड का और यूरिन का दोनों का नॉर्मल रेंज देखना है हम लोग को। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज का लेवल। ब्लड में नॉर्मल रेंज क्या होगा, 82 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और यूरिन में देखें तो 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन अगर रेंज देखें तो 70 to 100 भी हो सकता है ब्लड में। और इसका यूरिन में अगर इसका वेरिएशन देखें तो 50 to 80 मिलीग्राम हो सकता है। यूरिया का जो नॉर्मल वैल्यू है ब्लड में वो आता है 29 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन अगर ब्लड में उसका रेंज देखें तो 15 से 40 अगर इसका वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है ये नॉर्मल है। और यूरिन में इसका वैल्यू नॉर्मल वैल्यू है 35 मिलीग्राम पर डे, लेकिन जो इसका रेंज है वो वेरी करता है 20 से 30 मिलीग्राम पर डे। और उसी तरीके से देखेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है उसका नॉर्मल रेंज है 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन जो इसका रिजल्ट वेरी करता है 3 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। और यूरिन में देखें तो 800 मिलीग्राम पर डे, और उसका वेरिएशन देखें या रेंज देखें तो 600 मिलीग्राम पर डे है। और टोटल प्रोटीन जो ब्लड में मिलेगा वो है नॉर्मल रेंज 7.2 ग्राम पर डेसीलीटर, और रिजल्ट है 6 to 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर।
ठीक है। उसी तरीके से यूरिन में देखें तो 0.9 ग्राम पर डे, और उसका रेंज देखें तो लेस देन 0.1 ग्राम पर डे है। ठीक है। यहाँ ये जो सब्सटेंसेस है इसका वैल्यू हम लोग दो चीज़ों में देखना है, ब्लड में क्या रहेगा और यूरिन में क्या रहेगा। यूरिन में रहेगा तो उसका नॉर्मल रेंज क्या हो सकता है, और ब्लड में रहेगा तो उसका नॉर्मल रेंज क्या होगा। अगर वो नॉर्मल रेंज से अगर कम है तो भी दिक्कत है, नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा है तब तो दिक्कत है ही। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब किडनी जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा, चाहे वो स्ट्रक्चरली या फंक्शनली, तो उसमें नेफ्रॉन हेल्प करेगा। तो द किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 1.25 मिलियन डेलिकेट नेफ्रॉन्स। जो किडनी है वो 1.25 मिलियन, मतलब इतना सारा, एक किडनी में इतने सारे, हमारी बॉडी में 2 किडनी होते हैं, दोनों किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। एक एक जो नेफ्रॉन होता है वो सेपरेटली अपना काम करता है। तो नेफ्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ लिटिल कनेक्टिव टिश्यू इन विच ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ पे देख सकते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन में ये आर्टरीज भी है, रीनल आर्टरी भी है, फिर रीनल वेन भी है, फिर यहाँ पे लिम्फ सिस्टम भी रहेंगे और नर्व का भी पूरा वेव रहेगा। तो जो नेफ्रॉन रहता है वो एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। तो नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स। जो पहला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे जो कप लाइक स्ट्रक्चर या कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोमेन्स कैप्सूल बोलेंगे। ये क्या करेगा, सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट, सम प्रोटीन्स और वाटर एक्सेट्रा को ब्लड फ्लो के थ्रू इसमें आएगा, रीनल आर्टरी के थ्रू बोमेन्स कैप्सूल में आएगा और यहाँ पे ये छन जाएंगे। ठीक है। और ये जो बोमेन्स कैप्सूल होता है वो नेफ्रॉन का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है या फर्स्ट पार्ट होता है। उसके बाद में ये नीचे जाएंगे तो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो पहले पीसीटी आएगा, फिर ये जो यू शेप्ड है इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे डीसीटी। उसके बाद में ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। तो पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का जो लिटरल मीनिंग या लिटरल टर्म देखे तो कोई सी भी चीज जो पास में है आपके उसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे। तो ये बेसिकली कॉइल्ड रहता है और ये 14 मिलीमीटर रहता है ह्यूमन में। मतलब आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा स्ट्रक्चर है। फिर लूप ऑफ हेनली को देखें तो पहले ये नीचे जाएगा, असेंड करेगा, फिर यहाँ पे यू शेप बनाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो ये बेसिकली यू शेप्ड लूप रहता है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें तो डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब कोई सा भी स्ट्रक्चर तो दूर होता है, तो यहाँ से ये दूर है तो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करेगा, लूप ऑफ हेनली को कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट करने का काम करेगा। और कनेक्टिंग लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जितने भी फ्लूइड यहाँ पे आ रहे हैं नेफ्रॉन में, फ्लूइड दैट फ्लोस आउट ऑफ ए नेफ्रॉन इज यूरिन विच इज कलेक्टेड वाया कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्स दैट कलेक्टिवली फॉर्म्स अ लार्जर ट्यूब कॉल्ड एज यूरेटर। तो छोटे यहाँ पे ट्यूब्स के थ्रू ये लार्जर ट्यूब में आएगा, उसी को बोलेंगे कलेक्टिंग ट्यूब। तो यहाँ पे जितना भी यूरिन है वो कलेक्ट होगा, इसलिए इसको यूरिन जो है यहाँ कलेक्ट हो रहा है इसलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब बोलेंगे। यूरिन passes through the ureter into the urinary bladder and gets collected there till adequate pressure created does not signal its expulsion outside our body through urethra। तो ये जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इस वाले किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं। मिलियंस नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में अपना यूरिन देगा। यूरिन क्या, कलेक्टिंग डक्ट जो है यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है, तो यूरेथ्रा से फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा में जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूरिन पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। कलेक्टिंग डक्ट जो है यूरेटर से कनेक्ट होगा, फिर यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा जो है वो एक्सक्रीट करने का काम करता है, ये एक तरीके से ओपनिंग होता है। फिर आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, अब हमारी बॉडी में जो होता है वो तो नेचुरल किडनी है, तो अब ये आर्टिफिशियल किडनी क्या है, तो अब देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है। जब हमारी बॉडी में किडनी जो है फंक्शन नहीं कर पाता है, तो जो पेशेंट है उसका ब्लड कैसे प्यूरिफाई होगा, उसमें तो प्यूरिफाई हो ही नहीं पाएगा, तो सारे जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगेंगे, तो इससे जो बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो हैम्पर होगा। तो उसको डील करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है हीमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, हीमोडायलिसिस। तो इसमें क्या करते हैं कि जितना बॉडी का जो ब्लड है उसको एक अपैरेटस में डालते हैं, वहां पे ब्लड प्यूरिफाई होता है, और जितना भी नाइट्रोजनस प्रोड्यूस या वेस्ट है वो छन जाता है, फिर वापस उसको बॉडी के थ्रू जाते हैं। जो हमारी बॉडी में नेफ्रॉन का काम जो नेफ्रॉन कर रहा था उसको यहाँ पे हीमोडायलिसिस के थ्रू किया जा रहा है, और पाइप के थ्रू उसको ब्लड को लाया जाता है, और पाइप के थ्रू ब्लड को वापस बॉडी में डाला जाता है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। व्हेन आवर किडनीज फेल टू फंक्शन, द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू द अरेंजमेंट दैट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है। आर्टिफिशियल किडनीज आर इलाबोरेट सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल ट्यूब्स। ट्यूब के थ्रू एक अपरेटस में जाएगा जहाँ पे वो छनेगा। आर्टिफिशियल ट्यूब्स एंड मेम्ब्रेन्स दैट हेल्प इन रिमूविंग एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है। ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इज पास्ड इनटू द मशीन। ब्लड क्या होगा, ब्लड आर्टरी से ब्लड जाएगा, उसको मशीन में पहले डालेंगे, फिर वहां पे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेंगे, फिर वेन के थ्रू वापस बॉडी में डालेंगे। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड डायलिसिस। अगर हमारी बॉडी में नॉर्मली ये फंक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे डायलिसिस, विच इज नॉर्मली कैरिड आउट बाय आवर किडनीज इन आवर बॉडी। लेकिन बट इन आर्टिफिशियल किडनी an apparatus is used to perform the process of dialysis. This process is called as hemodialysis. अगर आर्टिफिशियली हो रहा है तो उसको बोलेंगे हीमोडायलिसिस, और जिस एपरेचर से किया जाता है उसको बोलते हैं हीमोडायलाइजर। ओके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स आपको स्लाइड या पीपीटी में ही मिल जाएंगे, उसको आप लोग को खुद से लिख के भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कुछ भी डाउट होगा आप लोग फील फ्री टू आस्क, और आप लोग को एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करवा देती हूँ, जस्ट अ क्विक रिव्यू। तो सबसे पहले हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। फिर देखा कि एक्सक्रीशन के सिग्निफिकेंस क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो किडनी सबसे पहले, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। फिर उसके बाद में नॉर्मल वैल्यूज देखे। उसके बाद में कंपैरेटिव स्टडी, ब्लड के भी और यूरिन का भी कंपैरेटिव स्टडी किया हमने। उसके बाद में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद में आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे नेफ्रॉन जो है बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को ब्रॉडली अगर देखना है तो ये जो रीनल आर्टरी और वेन के बारे में मैंने सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। तो रीनल वर्ड जो होता है किडनी के लिए यूज होता है। तो रीनल आर्टरी के थ्रू यहाँ पे ब्लड आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे छनेगा, फिर पीसीटी पहले आएगा, फिर लूप ऑफ हिनली आएगा, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जॉर्प्शन होगा पानी वानी का। उसके बाद में डीसीटी आएगा, फिर यहाँ पे यूरिन का कंसंट्रेशन होगा। उसके बाद में यूरिन जो है छोटे छोटे ट्यूब के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में होगा, और यहाँ से फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में जाएगा। और यहाँ पे जो बोमेंस कैप्सूल है, यहीं पे एक
यहाँ पे तो रीनल आर्टरी के थ्रू आएगा ब्लड, लेकिन ब्लड वापस कैसे जाएगा? तो ब्लड वापस जाएगा रीनल वेन के थ्रू। ये जो ब्लू कलर में यहाँ पे दिखाया गया है वो है रीनल वेन। रीनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किडनी का वेन है। और वेन का क्या काम होता है? तो वेन का काम होता है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और रीनल आर्टरी का क्या काम है? तो रीनल आर्टरी का काम है पूरी बॉडी से किडनी में ब्लड को लेके आना। आई होप कि आप लोग को पूरा समझ आ गया होगा। थैंक यू।